तो हेलो एवरीवन। आज का हमारा वीडियो जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी के ऊपर है जिसका नाम है द येलो वॉलपेपर। तो द येलो वॉलपेपर की जो राइटर है उनका नाम है शार्लेट पर्किंस गिलमैन। इनका जन्म जुलाई 3, 1860 कैनेक्टिकट यूएसए में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1935 जब वो 75 ईयर्स की थी। इनको राइटर भी कह सकते हैं, लेक्चरर भी कह सकते हैं और सोशल रिफॉर्मर भी कह सकते हैं। इनके कुछ नोटेबल वर्क्स में से द येलो वॉलपेपर, वुमेन एंड इकोनॉमिक्स एंड हर लैंड, ये सारी आती हैं। बात करेंगे आज के शॉर्ट स्टोरी द येलो वॉलपेपर के ऊपर। तो ये एक फेमिनिस्ट लिटरेचर में आता है और इसे लिखा गया था 1890 में। इसे पब्लिश किया गया था द न्यू इंग्लैंड मैगज़ीन में 1892 में। बात करेंगे इसके जॉनरा का, तो ये एक गॉथिक फिक्शन है और इसमें सोशियो पॉलिटिकल एलिमेंट भी दिखते हैं जिसे हम आगे बात करेंगे। द येलो वॉलपेपर इज़ अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय शार्लेट पर्किंस गिलमैन, first published in 1892. It is considered a seminal work in feminist literature and is often analyzed for its themes of mental health, gender roles, and the oppressive structures of 19th century society. तो इस शॉर्ट स्टोरी में आप देखेंगे कि कैसे एक वुमेन को, जो कि 19th सेंचुरी की जो सोसाइटी थी उसके अंदर उसे ऑप्रेस करके रखा जाता था, उनको उनके जेंडर रोल्स के हिसाब से ही चीज़ें करने को मिलती थी। उन्हें एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में जीना पड़ता था। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। द स्टोरी इज़ नरेटेड इन द फर्स्ट पर्सन बाय एन अननेम्ड वुमन हु हैज़ रिसेंटली गिवन बर्थ and is suffering from postpartum depression. Her husband John, a physician, diagnoses her with nervous depression and prescribes the rest cure, a common treatment of the time. This involves complete isolation from intellectual and creative activities which the narrator finds stifling. तो इस स्टोरी में हम देखते हैं कि जो जॉन नाम का व्यक्ति है वो एक फिजिशियन डॉक्टर है एंड वो अपनी पत्नी को डायग्नोस करके बताता है कि उसे नर्वस डिप्रेशन है और उसे रेस्ट क्योर नाम का एक ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है, जिसमें होता ये है कि किसी भी वुमेन को एक कंप्लीट आइसोलेशन में रख देते हैं और ये सोचते हुए कि वो ऐसे आइसोलेशन में रहेगी तो वो सही हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। चूँकि डॉक्टर को लगता है कि उसे नर्वस डिप्रेशन है और कोई तकलीफ़ नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो रेस्ट क्योर करने का सुझाव देता है और उसके इस बात को हर कोई मानता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे और कौन से कैरेक्टर्स है इसमें, तो टोटल इसमें 3 कैरेक्टर्स दिखते हैं। पहला कैरेक्टर खुद नैरेटर है जो कि अपनी डायरी में ये सारी चीज़ें लिख रही हैं छुप छुपा के अपने हस्बैंड से। दूसरा कैरेक्टर खुद जॉन है, यानी नैरेटर का हस्बैंड। और तीसरा है जेनी जो कि जॉन की सिस्टर है, जो कि मदद करती है जॉन के डिसीजंस के बिहाफ में, यानी कि जॉन जो कहता है वो उस चीज़ को मानती है और उसी तरह से हेल्प करती है नरेटर की। द नरेटर एंड जॉन मूव इनटू एन ओल्ड मैंशन फॉर द समर. The narrator feels uneasy about the house, particularly the nursery room, with yellow wallpaper. The wallpaper has a strange, chaotic pattern and a sickly yellow color. यानी कि जॉन और उसकी पत्नी वो घर से काफ़ी दूर एक आइसोलेटेड जगह पे आते हैं जहाँ पे एक बड़ा सा मेंशन होता है, काफ़ी बड़ा घर होता है, उसके अंदर अपनी पत्नी को लेके आता है। यानी कि जो ये रेस्ट क्योर था उस चीज़ के लिए वो काफ़ी दूर आता है वहाँ पे छुट्टियाँ बिताने के लिए। तो गर्मियों को छुट्टी को बिताने के लिए वो एक यहाँ पे मेंशन लेता है काफ़ी दूर घर से और यहाँ पे देखता है कि एक रूम है जो कि बहुत ही स्ट्रेंज दिखता है, बहुत ही अजीब दिखता है। तो उसमें अजीब क्या है कि पूरा रूम जो है येलो वॉलपेपर से घिरा हुआ था, चारों तरफ से येलो वॉलपेपर लगा हुआ था और उसमें जो पैटर्न बने थे, यानी कि जो वॉलपेपर में जो पैटर्न था वो काफ़ी स्ट्रेंज था, जो कि देखने से अजीब लगता है काफ़ी। तो नैरेटर जो है वो परेशान हो जाती है इस चीज़ को देखकर कि ये वॉलपेपर किस तरह का है, आखिर ये कुछ स्ट्रेंज है, मतलब डरा देने वाला टाइप। ठीक है, तो हम बात करेंगे द रेस्ट क्योर के बारे में कि आखिर ये है क्या। तो जॉन फॉरबिड्स द नैरेटर फ्रॉम राइटिंग, वर्किंग और सीइंग फ्रेंड्स,
ही बिलीव्स कंप्लीट रेस्ट विल क्योर हर. शी सीक्रेटली कीप्स अ जर्नल टू एक्सप्रेस हर थॉट्स एंड फ्रस्ट्रेशंस. यानी कि हम देखते हैं कि ये जो रेस्ट क्योर नाम का चीज़ कर रहा है जॉन अपनी पत्नी के साथ, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो ज़बरदस्ती रेस्ट क्योर नाम दे करके अपनी पत्नी को आइसोलेट करना चाहता है. वो चाहता है कि नैरेटर जो है वो ना ही लिखे, ना ही अपने फ्रेंड से मिले, ना ही कोई काम करे, वो सिर्फ रेस्ट करे. लेकिन हम जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को इतनी आइसोलेट जगह पे रख दे जहाँ पे कुछ बात करने को नहीं हो, लिखने को नहीं हो, तो वो खुद में ही पागल होने वाला फीलिंग आएगा. फिर वो ऐसा होता भी है ऐसे आगे. तो वो अपने पति से छुपा करके एक सीक्रेट जर्नल लिखती है, जिसके माध्यम से हम पढ़ रहे हैं इस चीज़ को. तो वो ऐसे ही एक बुक में सारी चीज़ें लिखती हैं कि वो क्या फ़ील कर रही है, किस तरह का उसको एक्सपीरियंस हो रहा है, ये सारी चीज़ें वो लिखती है अपने जर्नल में. द वॉलपेपर ऑब्सेशन. कन्फाइंड टू द रूम द नरेटर बिगिंस टू फोकस ऑन द येलो वॉलपेपर. यानी कि जो नरेटर है अब वो येलो वॉलपेपर्स को ध्यान से देखना शुरू करती है. She finds its pattern ugly and disturbing. Over time, she thinks there is a figure of woman trapped behind the wallpaper, trying to escape. यानी कि वो जब ध्यान से गौर से देखती है इन वॉलपेपर्स को, तो उसे लगता है कि इस वॉलपेपर के अंदर कोई एक वुमन है जो कि बुरी तरह से फंसी हुई है और वो वहाँ से बाहर निकलना चाहती है. तो जो नरेटर है उसको ओवर टाइम ये फील होने लगता है कि कोई ना कोई वॉलपेपर के अंदर बंद है जो कि उससे फ्री होना चाहता है. तो ये हेलुसिनेट करने लगती है और इसको अजीब अजीब तरह की चीज़ें समझ में आने लगती है. एकदम पागल टाइप का फील होने लगता है उसको वहाँ पे, क्योंकि हर चीज़ उसको अजीब लग रहा है इस रूम में. वॉलपेपर सेम कलर के हैं, पैटर्न्स बहुत ही डिफरेंट टाइप के हैं, एकदम स्ट्रेंज टाइप के, अगली है, डिस्टर्बिंग मतलब परेशान कर देने वाला है. ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं. अब यहाँ से क्या होता है, उस रूम में रहते रहते अकेले उसको मेंटल प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं. एज द वीक्स पास द नरेटर बिकम्स मोर ऑब्सेस्ड विद द वॉलपेपर. सी बिलीव्स द वुमन बिहाइंड द पैटर्न इज स्ट्रगलिंग फॉर फ्रीडम, जस्ट लाइक सी फील्स ट्रैप्ड बाई हर हस्बैंड एंड सोसाइटी. यानी कि अब उसका मेंटल ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है. जैसे जैसे समय बीतता है उस रूम में नरेटर का, तो वो और ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती है उस वॉलपेपर से. वो रिसर्च करने, सोचने लगती है, बहुत ज़्यादा गहरा सोचने लगती है उस वॉलपेपर के बारे में, और उसके अंदर कुछ पैटर्न और ढूंढना चाहती है, कैसे उस महिला को कैसे आज़ाद करें उस वॉलपेपर से. ये सब सोचने लग जाती है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है. वो बस उसका मन का वहम है जो कि और बुरा होते जा रहा है, उसके साथ और भी बुरी चीज़ें होते जा रही दिमाग में. क्लाइमेक्स हम देखते हैं कि द नरेटर डिसाइड्स टू हेल्प द वुमन इन द वॉलपेपर ब्रेक फ्री. She locks herself in the room, peel off the wallpapers and declares her liberation. When John finally enters and sees her crawling on the floor, completely absorbed in her delusion, he faints. यानी कि एक ऐसी स्थिति आ जाती है, ये सारी चीज़ें होते होते इतना समय बीत जाता है उसको आइसोलेशन में रहते रहते. पहली बात, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको बुरी तरह से आइसोलेट करके रखा है उसके हस्बैंड ने, जबकि उसको ठीक होने के लिए ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए थी. उसको बेसिकली अच्छे से घूमना था, अच्छे से बाहर टहलना था, उसको फ्रेंड्स से मिलाना चाहिए, ये सारी चीज़ें करना चाहिए. लेकिन उसके उल्टा ही उसके हस्बैंड ने उसे आइसोलेट कर दिया. उसको कुछ लिखने नहीं दे रहा है, उसको कुछ बोलने नहीं, बात करने नहीं दे रहा है. हर तरह की आज़ादी एक तरह से छीन ली गई है. तो वो बुरी तरह से पागल हो गई है. ठीक है, ये यही होता है एक्चुअली में. ठीक है, तो जब फाइनली वो पूरे वॉलपेपर्स को फाड़ने लग जाती है, अपने रूम के अंदर के जो वॉलपेपर्स थे उसको फाड़ने लग जाती है, तो लगभग आधी तरह से हम कह सकते हैं आउट ऑफ हर माइंड, यानी कि पागल हो गई ऑलमोस्ट. तो जब जॉन एंटर करता है रूम के अंदर, तो वो देखता है कि उसकी जो पत्नी है वो बुरी तरह से पागलों जैसे बिहेव कर रही है, और वो पूरे वॉलपेपर्स को फाड़ करके, आप फोटो में देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से वो दिख रही है. वो एकदम क्रॉल कर रही है ज़मीन पे, और ये देखने के बाद उसका हस्बैंड जो है तुरंत वहाँ पे बेहोश हो जाता है. जो इसकी एंडिंग है वहाँ पे हम देखते हैं कि द नरेटर कंटिन्यूज क्रीपिंग अराउंड द रूम, स्टेपिंग ओवर जॉन, नाउ फुल्ली कन्विंस्ड शी हैज़ फ्रीड हर सेल्फ एंड द वुमेन फ्रॉम द वॉलपेपर. यानी कि एंडिंग में हम देखते हैं कि जो नरेटर है वो खुद को अब फ्री समझती है पूरी दुनिया से, सोसाइटी से, उसके हस्बैंड से,
और ये वो भी सोचती है कि जो वुमेन थी वॉलपेपर के अंदर उसे भी उसने फ्री कर दिया, क्योंकि दीवार पे लगे हुए सारे वॉलपेपर्स को उसने फाड़ करके ज़मीन पे बिखेर दिया है। तो ये स्टोरी था, एक शॉर्ट स्टोरी। बहुत ही आप जब इसे ध्यान से समझेंगे ना तो आपको काफ़ी डर लगेगा कि ऐसा क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। बहुत अजीब सा एकदम बनाया गया है इस राइटिंग को। आगे जब हम इसके थीम्स को समझेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो इसके मेन थीम्स में से आती हैं मेंटल हेल्थ, जनरल रोल्स और फ्रीडम। जो मेंटल हेल्थ का थीम है वो इसलिए है क्योंकि जो नरेटर होती है उसको एक बहुत ही अजीब तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जिसको नाम देते हैं द रेस्ट क्योर। इसमें क्या करते हैं कि किसी को ऐसा आइसोलेट करके फिर उसको रेस्ट करने के लिए कहते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। द स्टोरी क्रिटिक्स द रेस्ट क्योर, अ कॉमन ट्रीटमेंट इन द 90th century for a woman diagnosed with hysteria or depression. The narrator's mental health worsened because of isolation, lack of intellectual stimulation, and suppression of her individuality. It portrays how dismissing mental illness as mere nervousness or weakness can be deeply damaging. यानी कि जो ये रेस्ट क्योर नाम का एक ट्रीटमेंट जो है, जो किसी ऐसे वुमेन को देते हैं जो डिप्रेशन में हो, या फिर अभी अभी किसी बच्चे को जन्म देकर डिप्रेस हो गई है, या फिर उसे कुछ इलनेस हो गया है, उसको ये देते हैं, जो कि बिल्कुल भी ह्यूमेन नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाए तो वुमेन बिल्कुल ही पागल हो जाएगी, और वुमेन ही नहीं, हर कोई पागल हो जाएगा अगर इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाए तो। जेंडर रोल्स की बात करें तो यहाँ पे साफ देख सकते हैं जो उसका हस्बैंड है वो पेट्रियार्कल नॉर्म्स का एक उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे उसी की सारी डिसीजंस होती है, उसमें कोई भी वुमेन का रोल नहीं है उसके डिसीजंस में। द नरेटर्स हस्बैंड जॉन embodies patriarchal control. His authority as a doctor and husband silences her opinions and restricts her autonomy and restricts her autonomy. The narrator's struggle symbolizes the larger fight for women's independence and equality during a time when their voices were often dismissed. यानी कि जेंडर रोल्स में हम देखते हैं कि कैसे उस समय के टाइम में जो सोसाइटी है वहाँ पे मोस्टली मेन को ही सारे डिसीजन करने मिलते थे, यानी कि वहाँ पे वुमेन का कोई रोल नहीं था। और मोस्टली हम देखते थे कि जो वुमेन की आवाज़ थी, यानी कि उनकी जो डिमांड्स थी, उनका जो राइट्स था, उसको दबा दिया जाता था बहुत ही ईजिली। फ्रीडम वर्सेस कन्फाइनमेंट। द नैरेटर्स फिजिकल कन्फाइनमेंट इन द रूम mirrors her mental and emotional imprisonment by societal norms. The barred windows, nailed down bed, and the oppressive wallpaper highlight how she is literally and figuratively trapped. यानी कि हम देखते हैं जो उसकी जो फ्रीडम है उसको पूरी तरह से छीन लिया गया है, उसके मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। उसका कहना ये था कि उसे ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। वो अपने हस्बैंड से कहते रहेगी कि उसे ऐसे जगह पे नहीं रहना जहाँ पे आइसोलेशन है पूरी तरह से। और उसने ये भी कहा था कि जो येलो वॉलपेपर है उसे बहुत अजीब लग रहा है, इसे प्लीज़ हटवा दो। लेकिन उसका हस्बैंड नहीं मानता इस चीज़ को। वो कहता है कि तुम्हारा बस मन का वहम है, और वो जो चीज़ है, जो उसको प्रॉब्लम है, वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। वो उसकी बात नहीं सुनता, अपनी वाइफ का वो बात नहीं सुनता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसको फ्रीडम बिल्कुल ही नहीं है। और ऊपर से उससे जो क्रिएटिव चीज़ें थी, जैसे उसका लिखना उसको बहुत पसंद था, उसका बात करना फ्रेंड से बहुत पसंद था, उसको सब रोक दिया गया था। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपको अगर किसी और शॉर्ट स्टोरी पे ऐसे समरी चाहिए तो कमेंट डाउन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।